बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टोचियोमेट्री, या बाद लोग इसको स्टोचियोमेट्री बोलते हैं, दोनों ठीक है। बेटा आज हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों फार्मूला तो पता है ना बेटा, एक होते हैं ना एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, या कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हम लोग सिंबल से जाहिर करते हैं। जैसे आयरन की सिंबल कौन सी है? Fe। कार्बन की सिंबल सी है। लेकिन बेटा जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट के एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब बेटा जिस तरीके से एलिमेंट को सिंबल से जाहिर करते हैं, इस तरीके से कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से जाहिर करते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है और वाटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। H2O से। अब ये वाटर की सिंबल नहीं है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। इसी तरीके से आपको ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आता होगा। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। अब बेटा ये फार्मूला हमें दो चीजें बता रहा है। इस फार्मूले से हमें दो इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन मौजूद है, उसके अंदर हाइड्रोजन और उसके अंदर ऑक्सीजन, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता रहा है। दूसरा ये कौन सी चीज बता रहा है? दूसरा बेटा ये चीज बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की एक्चुअल तादाद कितनी है। एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक्चुअल नंबर इन वन मॉलिक्यूल। यह फार्मूला हमें यह बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो बेटा ये वाला फार्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की ओरिजिनल तादाद, एक्चुअल नंबर बताता है, वो वाला फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन बेटा एक और फार्मूला भी होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल नंबर नहीं लिखते एटम के, बल्कि इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखते हैं। अब सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे निकाली जाती है, इस चीज को जरा समझ लें। अब ये फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। एक्चुअल नंबर कार्बन के 6, एक्चुअल नंबर हाइड्रोजन के 12, एक्चुअल नंबर ऑक्सीजन के 6 इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब मैं 6, 12 और 6 के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो लेना चाहता हूं। सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे निकालेंगे? जो इनमें सबसे छोटा नंबर है उसको सब पर डिवाइड कर देंगे। छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 को इस पर भी डिवाइड कर देंगे, 6 को इस पर भी डिवाइड कर देंगे, 6 को इस पर भी डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों 6 जब 6 पर डिवाइड होगा क्या बन जाएगा? 1। 12 जब 6 पर डिवाइड होगा क्या बन जाएगा? 2। 6 जब 6 पर डिवाइड होगा क्या बन जाएगा? 1। अब फार्मूला क्या बन जाएगा? C1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, H2O1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की एक्चुअल तादाद, ओरिजिनल तादाद नहीं बता रहा, बल्कि एटम की तादाद के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो बता रहा है। जैसे यहां पर सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या बन रही है? 1:2:1। तो बेटा ये वाला फार्मूला कहलाता है इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला। और ये वाला फार्मूला जो एक्चुअल नंबर बताता है क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब पहले मैं इनकी डिफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज द फार्मूला दैट tells us the simplest whole ratio between the atoms
present in a compound. बेटा यहां पर मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, यहां पर कंपाउंड लिखेंगे, और आगे चलकर मैं आपको बताता भी हूं कि क्यों मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे। अब इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द फॉर्मूला दैट टेल्स अस। अब आगे द सिंपलेस्ट होल रेशियो नहीं लिखेंगे, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। यहां पर कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, वन मॉलिक्यूल लिखेंगे उसमें, ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने क्या लिखा? टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन अलग अलग एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के एटम के एक्चुअल नंबर बता रहा है। ये बता रहा है जो कार्बन का एलिमेंट है ना, उसके 6 एटम है, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके 12 एटम है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके 6 एटम है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। बेटा इसमें चूंकि सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखते हैं एटम के दरमियान, इस वजह से इंपिरिकल फार्मूला का दूसरा नाम सिंपलेस्ट फार्मूला भी है। और ये अब आप लोगों ने याद रखना है, कई दफा एमसीक्यूज में पूछा गया है। द डैश फार्मूला इज नोन एज सिंपलेस्ट फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाता है? इंपिरिकल फार्मूला। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपाउंड के बारे में, टाइप्स ऑफ एटम भी बता रहा है जो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद है, और दूसरा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी बता रहा है, तो क्या जरूरत थी इंपिरिकल फार्मूला लिखने की? बेटा इंपिरिकल फार्मूला लिखने की दो मजबूरियां हैं, दो वजह हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेटा वो फार्मूला जो हमें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हासिल होता है, वो वाला फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बाद में इंपिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखे ना, आज तो आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता है, C6H12O6, लेकिन जब ये ग्लूकोज फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था तो उस वक्त साइंटिस्ट को नहीं पता था कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट ने इसकी कंपोजिशन फाइंड करने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी कितनी तादाद में हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट से बेटा उनको इंपिरिकल फार्मूला हासिल हुआ था। फिर उन्होंने इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया। तो आज भी अगर कोई नई चीज जो इससे पहले साइंटिस्ट ने न देखी हो, न मालूम हो, और वो डिस्कवर होगी, तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर उनको कौन सा फार्मूला मिलेगा? इंपिरिकल फार्मूला। और फिर बाद में वो इंपिरिकल फार्मूला से कौन सा फार्मूला कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला is obtained from the results of experiment। बेटा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, इस वजह से इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। और ये वाला फार्मूला, इट इज कैलकुलेटेड, मॉलिक्यूलर फार्मूला is calculated from empirical formula।
देयरफॉर इट इज नोन एज कैलकुलेटेड फार्मूला। इसका दूसरा नाम है कैलकुलेटेड फार्मूला। अब बच्चों दूसरी वजह क्या है इंपिरिकल फार्मूला लिखने की? बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है, उनका इंपिरिकल फार्मूला ही होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, उनका सिर्फ इंपिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते। जब मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं होगा। अब क्या मतलब है मॉलिक्यूल न होने का? बेटा मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि एटम का ऐसा ग्रुप जो स्टेबल भी हो और उसके अंदर एटम की तादाद भी फिक्स हो। बेटा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये एरे की शक्ल में, एरे की शक्ल में अरेंज होते हैं। एरे क्या मतलब है? इस तरीके से भी तरतीब में रो में अरेंज होंगे, इस तरीके से भी रोज में अरेंज होंगे, और फिर आगे की जानिब भी इस तरह भी क्या होंगे, रोज की शक्ल में अरेंज होंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का जो साइज होता है ना बेटा, वो फिक्स नहीं होता। अगर एक ही आयनिक कंपाउंड के आप क्रिस्टल लैटिस देखेंगे, उसकी क्रिस्टल देखेंगे, इवन ये कि वो क्रिस्टल एक साथ एक ही वक्त में एक ही एनवायरमेंट है, एक ही तरह की कंडीशन में बनाई गई हो, तब भी उनका साइज बराबर नहीं होगा। कोई क्रिस्टल यानी क्रिस्टल लैटिस या एरे बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे। अब जो बड़े होंगे उनके अंदर आयंस की तादाद ज्यादा होगी, जो छोटे होंगे उनके अंदर आयन की तादाद कम होगी। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं NaCl की। बेटा NaCl में ना एक जो Na प्लस होता है, Na प्लस आयन, वो 6 Cl नेगेटिव आयन से जुड़ा होता है। 6 Cl नेगेटिव आयन से, एक इस तरफ से Cl नेगेटिव आयन होगा, एक इस तरफ से Cl नेगेटिव आयन होगा, एक बेटा ऊपर की जानिब Cl नेगेटिव आयन होगा, एक नीचे की जानिब Cl नेगेटिव आयन होगा। ये कितने आयन हो गए Cl नेगेटिव के? 4 क्लोराइड आयन, 4 हो जाएंगे। बाकी 2 कहाँ होंगे? एक बेटा सामने की जानिब इस तरफ और एक बैक की जानिब। अब वो मैं यहां पर नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग इधर और इधर करके बनाते हैं, लेकिन फिर समझने में मुश्किल पेश आ जाएगी। तो हम लोग सिर्फ ये 2 डायमेंशनल ही ले लेते हैं। अब बेटा जरा देखें, ये जो Cl नेगेटिव है ना, इसके साथ सिर्फ एक Na प्लस नहीं अरेंज होगा, बल्कि 6 Na प्लस अरेंज होंगे। एक तो इस तरफ से लगा हुआ है, एक इस तरफ से Na प्लस। अब बेटा एक Na प्लस जहां आ जाएगा, अब एक Na प्लस यहां आ जाएगा। अब ये तो Cl के साथ, क्लोराइड आयन के साथ 4 सोडियम प्लस आयन अरेंज हो गए, बाकी 2 एक फ्रंट की जानिब और एक बैक की जानिब। अब बच्चों मुझे बताएं कि ये Na प्लस के साथ यहां कौन सी चीज अरेंज होगी, यहां कौन सी चीज अटैच होगी? Cl नेगेटिव। बताएं यहां कौन सी चीज अटैच होगी? Cl नेगेटिव। बताएं यहां कौन सी चीज अटैच होगी? शाबाश जल्दी बताएं। Na प्लस। और यहां पर Na प्लस। इसी तरीके से आगे इनके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। ये बन गया एक एरे, क्रिस्टल लैटिस बन गया। अब जरा मुझे बताएं इसके अंदर Na की तादाद कितनी है? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। इसके अंदर Na की तादाद है 1 2 3 4 5 6 6। Cl की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, Cl 6 हो गए। अब बेटा दूसरा अगर हम क्रिस्टल लैटिस देखें, हो सकता है उसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा हो। उसमें बताएं यहां पर कौन सी चीज होगी? शाबाश जल्दी बताएं, यहां कौन सी चीज होगी? Cl नेगेटिव। यहां कौन सी चीज अटैच होगी? यहां पर बताएं Cl नेगेटिव। अब शाबाश जल्दी बताएं यहां कौन सी चीज अटैच होगी? Na प्लस। समझ रहे हैं ना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अब यहां पर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इनके साथ पॉजिटिव यानी Na प्लस, तो ये एक और लैटिस बन गया। अब बताएं क्या इसके अंदर जो Na प्लस और Cl नेगेटिव की तादाद है इसके बराबर है? नहीं, अब बराबर नहीं रही। कितनी हो जाएगी जरा बताएं? Na कितने हो जाएंगे? अब काउंट कर लें, 8। Cl कितने हो जाएंगे? 8। बेटा कोई और होगा उसके अंदर मुख्तलिफ होगी। अब बेटा अगर ये तादाद फिक्स ना हो तो हम इसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो बच्चों बात यह है, जब तादाद फिक्स होती नहीं है तो हम लोग एक्चुअल नंबर या फिक्स नंबर लिख ही नहीं सकते। लेकिन एक बात आपको नजर आ रही होगी, इनमें रेशो बड़ी फिक्स है। रेशो कैसे निकालते हैं? मैंने बताया ना, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जैसे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो 6 पर दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा? 1:1। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? NaCl।
अब इनमें भी रेशियो देख लें, 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों 8 8 हैं, छोटा 8 नंबर ही है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आज बन जाएगा NaCl। तो क्या मतलब है, रेशियो फिक्स है। इसमें रेशियो कौन सी आ रही है, 1:1। इसमें भी रेशियो कौन सी आ रही थी, 1:1। तो चूंकि एक्चुअल नंबर फिक्स नहीं होता, इस वजह से हम लोग एक्चुअल नंबर नहीं लिखते, और एक्चुअल नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या मतलब, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम लिखते हैं। फिर इसमें कौन सी तादाद फिक्स होती है बेटा, सिंपलेस्ट होल रेशियो, तो सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखते हैं। और सिंपलेस्ट होल रेशियो कौन से फार्मूला में लिखा जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला में। अब बच्चों बात यह है कि ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है, एक Na+ और एक Cl नेगेटिव, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फार्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ये मैंने यहां पर बता दिया, आगे इस्तेमाल होगा लफ्ज। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं ना, कोवलेंट कंपाउंड, उनका बेटा इंपिरिकल फार्मूला भी होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आयनिक का सिर्फ कौन सा होता है, इंपिरिकल फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का भी होता है, मॉलिक्यूलर का भी, यानी कोवलेंट का भी, जैसे ग्लूकोज का भी था और NaCl आयनिक का भी था। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड बोथ फॉर आयनिक as well as covalent compound. It is only used for molecular का क्या मतलब होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब बच्चों इनकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन C6H6। अब अगर आपसे कोई कह दे कि NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप लोगों ने कहना है कि सर NaCl आयनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो भी आयनिक कंपाउंड है, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो अब जनाब ग्लूकोज क्या होगा, इंपिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल रेशियो। सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे लिखते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इन तीनों में से, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6। 6 को इस पर भी डिवाइड करेंगे, इस पर भी, इस पर भी। जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6/6 1, 12/6 2 और 6/6 1, तो C1H2O1। C1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, H2O1 बेंजीन। बेंजीन जरा देखें, C6H6। सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6। 6 को इस पर भी डिवाइड करेंगे, इस पर भी, तो 1 और 1 आ जाएगा, CH1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर बेटा कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, और उसमें अगर रेशो निकालेंगे तब भी क्या आएगी, 2:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O आ जाएगा। CO2 है, SO2 है, NO2 है, CH4 है, C3H8 है। देयर आर some molecular compounds whose molecular formula and empirical formula आर सेम, सेम होते हैं बेटा। वाटर ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। ये तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है, जिसमें सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालते हैं, और सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे निकालते हैं,
जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ 1 है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 1। 1 अगर इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, मीथेन है CH4, प्रोपेन है प्रोपेन, C3H8। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।